बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट। आज हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को कैसे तैयार किया जाता है पर चर्चा करेंगे। जब नो अदर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट बैलेंस शीट, चिट्ठे के अतिरिक्त अन्य कोई सूचना नहीं हो तो फंड फ्लो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब वर्ष के आरंभिक एवं अंतिम चिट्ठों के अतिरिक्त कोई अन्य सूचना नहीं होती है तब सर्वप्रथम अंश पूंजी, ऋण पत्र, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आदि की राशियां जो दोनों चिट्ठों के दायित्व पक्ष में दी हुई होती है की तुलना करनी चाहिए। यदि इन मदों में कोई वृद्धि हुई है तो इसे कोषों के सोर्सेज में दिखाया जाता है और यदि इनमें कोई कमी होती है तो उसे कोषों के उपयोग, यूजेस ऑफ फंड्स में दर्शाया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि आरंभिक एवं अंतिम चिट्ठे में डिबेंचर्स की राशि 2 लाख एवं 2.5 लाख दी हुई हो तो किसी अन्य सूचना के अभाव में यह माना जाता है कि वर्ष में 50,000 रुपए के ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं। इसी तरह अन्य स्थायी संपत्तियों, अमूर्त संपत्तियों जैसे गुडविल, पेटेंट आदि जो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाए गए हैं में वृद्धि या कमी ज्ञात करी जाती है। इसके बाद इन मदों में वृद्धि को कोषों के उपयोग तथा कमी को कोषों के स्रोत में दिखाया जाता है। अमूर्त एवं कृत्रिम संपत्तियां, जब अमूर्त एवं कृत्रिम संपत्तियों जैसे ख्याति, आरंभिक व्यय, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर भत्ता, अभिगोपन, कमीशन आदि की राशि चालू वर्ष के चिट्ठे में गत वर्ष के चिट्ठे में प्रदर्शित मूल्य से कम दर्शाई गई होती है तब यह मान लिया जाता है कि इस कमी को लाभ-हानि विवरण से अपलिखित किया गया है। अतः इस कमी को गैर नगद व्यय के रूप में शुद्ध लाभ में जोड़ दिया जाता है। कुछ दशाओं में इस चिट्ठे में दी गई अतिरिक्त सूचनाओं एवं गहन विश्लेषण करके ज्ञात करनी पड़ती है। कोषों के स्रोतों तथा उपयोगों की सभी मदों को कोष प्रवाह विवरण में दर्शाने के पश्चात अंतर की राशि शुद्ध कार्यशील पूंजी में वृद्धि या कमी के तुल्य होनी चाहिए। जब अतिरिक्त सूचनाएं दी गई हो, when additional information are given, केवल 2 चिट्ठों के आधार पर तैयार किया गया कोष प्रवाह विवरण अधिक सूचनाएं प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे आरंभिक व अंतिम चिट्ठे में मशीन का मूल्य 20,000 एवं 25,000 दिया होने पर भी दोनों चिट्ठों की तुलना से यह निष्कर्ष निकलेगा कि वर्ष में 5,000 की अतिरिक्त मशीन क्रय की गई है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष में 10,000 की मशीन का विक्रय किया गया हो। इसी प्रकार लाभ हानि विवरण में प्रदर्शित लाभ व्यवसाय संचालन के वास्तविक लाभ न होकर गैर कोष मदे जैसे डेप्रिसिएशन अथवा स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर लाभ हानि जैसी मदे भी सम्मिलित हो सकती है। इसलिए जब ऐसी सूचनाएं हो तो इसके लिए निम्नलिखित कदम हमें उठाने चाहिए। पहला है, सर्वप्रथम दोनों चिट्ठों में दी गई चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों की राशि की सहायता से कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची तैयार करना चाहिए। इसमें शुद्ध कार्यशील पूंजी में वृद्धि या कमी की राशि ज्ञात हो जाती है। दूसरा चरण होगा हमारा
अन्य गैर चालू संपत्तियों तथा गैर दायित्वों के खाते क्रमशः उनके आरंभिक एवं अंतिम शेष लेते हुए खोलना चाहिए। तीसरा चरण है प्रश्न में दिए गए समायोजनों की एक एक करके दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार खतौनी करें। चतुर्थ चरण एक एक करके खातों को बंद करना चाहिए। कोषों के स्रोत की एक मद या कोषों के उपयोग की एक मद होगी अथवा शेष खातों को समायोजित लाभ हानि विवरण में हस्तांतरित करके बंद करना चाहिए। अंत में कोष प्रवाह विवरण का अंतर कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की तालिका में दर्शाई गई शुद्ध कार्यशील पूंजी में वृद्धि या कमी के बराबर होता है। जब हमें अज्ञात सूचना ज्ञात करनी हो तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोष प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए कुछ सूचनाएं जैसे स्थायी संपत्तियां, विनियोग आदि के क्रय विक्रय की राशि दी हुई नहीं होती है, तो हमें इनके प्रत्येक के खाते खोलना चाहिए। अब हम स्थायी संपत्तियों की क्रय विक्रय की राशि ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमने स्थायी संपत्तियों के खाते खोलने चाहिए। स्थायी संपत्ति के क्रय अथवा विक्रय से कोषों के उपयोग या साधन की राशि ज्ञात करने के लिए संपत्ति का एक खाता बना लिया जाता है। इस खाते में सर्वप्रथम वर्ष के आरंभ का शेष डेबिट में तथा अंत का शेष क्रेडिट में लिख दिया जाता है। इसके उपरांत अतिरिक्त सूचना से सामान्य दोहरा लेखा प्रविष्टि करके उससे संपत्ति के खाते में खतौनी कर दी जाती है। इसके बाद संपत्ति खाते का दोनों पक्षों का योग या तो बराबर होगा अन्यथा अंतर दिखलाएगा। यदि अंतर डेबिट पक्ष में है तो ये संपत्ति के क्रय की राशि होगी। इसके विपरीत यदि अंतर क्रेडिट पक्ष में है तो यह संपत्ति के विक्रय की राशि होगी जिसे कोष प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है। इसी प्रकार विनियोगों की राशि भी हमें ज्ञात करनी होती है। विनियोग दो प्रकार के होते हैं, एक चालू होते हैं करंट, दूसरे होते हैं गैर चालू संपत्ति। चालू विनियोगों जिसमें विपणन योग्य प्रतिभूतियों मार्केटेबल सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये इनका हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में इनको दर्शाया जाता है। गैर चालू संपत्ति विनियोगों को अन्य संपत्तियों के समान, अन्य स्थायी संपत्तियों के समान खाता खोलकर इनका क्रय या विक्रय की राशि ज्ञात की जाती है और तदनुरूप उसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है अंश पूंजी एवं दीर्घकालीन दायित्वों में वृद्धि या कमी की राशि ज्ञात करनी होती है। दो तिथियों के मध्य अंश पूंजी या दीर्घकालीन दायित्वों में वृद्धि वर्ष में जारी किए गए नए अंशों या ऋणपत्रों से होती है जो कि कोष का साधन कहलाता है। सौदे अधिमान अंशों व ऋण पत्रों के शोधन का या समतांशों की पुनः खरीद से इनमें कमी आती है जो कोषों का उपयोग कहलाता है। इसकी गणना के लिए भी हमें अलग से अंश पूंजी खाता या ऋण पत्र खाता ठीक स्थायी संपत्तियों के समान ही बनाया जाता है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है करों के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार करों के लिए आयोजन को चालू दायित्वों के उप शीर्षक अल्पकालीन आयोजनों में सम्मिलित किया जाता है। अतः करों के लिए आयोजन चालू दायित्व है। इसी प्रकार प्रस्तावित एवं अंतरित लाभांश प्रपोज्ड एंड इंटरिम डिविडेंड करों के लिए आयोजन की भांति कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार प्रस्तावित लाभांश जिसमें अंतरिम लाभांश भी सम्मिलित है को भी चालू दायित्वों में सम्मिलित किया जाता है।